Hello students, so today we would be moving ahead. We were talking about the cell. Okay, so we would be talking about the component of cell that is going to be the cell membrane. ठीक है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज यही स्ट्रक्चर है जो सेल को उसके इनर एनवायरनमेंट से और आउटर एनवायरनमेंट से डिफ्रेंशिएट कर रहा है. ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे यू वुड गो थ्रू द टर्म साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, then you would go through the plasma membrane, plasma lemma, or I can use it as plasma membrane भी बोलते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. ठीक है, सो कहीं कहीं पे दिस वर्ड्स कम अक्रॉस, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. दे आर द सेम टर्म्स. ठीक है, नाउ वी वांट टू डिफाइन इट. सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे? सो सेल मेम्ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर which divides or which differentiates the inner side of the cell from the outer environment. This is very important. Cell membrane is a structure which differentiates the inner side of the cell from the outer environment. That is what is making the compartment. पूरा compartment बनेगा, इसीलिए अंदर की तरफ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेगी that are not going to be disturbed from the outer environment, और बाहर की तरफ जो एक्टिविटीज चलेगी they are not going to disturb the inner environment. ठीक है, so this membrane is very very important. जैसे कि रूम है कोई, सो इफ देयर इज अ बिग रूम, ओके, एंड इट हैज पार्टीशंस, और बड़े से रूम को आप लेट्स से आप 3 अलग अलग रूम में बना देते हो, तो अब क्या हो रहा है, उस हर एक रूम में आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो बाजू वाले रूम को पता नहीं चलेगी क्योंकि देयर इज अ पार्टीशन. ठीक है, whatever you do in that room, that is not going to affect the person who is staying in the next room because there's a partition between you and that person. तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या कर रही है? पार्टीशन का काम कर रही है, जो सेल के अंदर की चीजों को सेल के आउटर एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है. सो दस सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, सो आई विल पुट वन मोर टर्म हियर. वी कैन आल्सो पुट इट एज सेल मेम्ब्रेन covers the inner and the outer side of cell. मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, the cell membrane covers the inner side and the outer side of the cell membrane of the cell. तो inner side में किसको कवर कर रही है? तो इनर साइड में इट इज कवरिंग दी ऑर्गेनल्स, सम ऑफ द ऑर्गेनल्स आपने देखा था, दोस आर मेम्ब्रेन बाउंड. ऑन द इनर साइड इट इज कवरिंग दी ऑर्गेनल्स, और आउटर साइड में तो इट इज फॉर्मिंग दी सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ. इट इज फॉर्मिंग दी सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ. ठीक है, इज इट क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर व्हिच डिफरेंशिएट्स द इनर साइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. सेल मेम्ब्रेन covers the inner and the outer side of the cell. That means inner में कौन आ गया? inner में organelles आ गए, और outer में कौन आ गया? outer में plasma membrane आ गया. ठीक है, simple and easy. Now moving ahead, मैं और थोड़ा डाल देता हूं यहाँ पे कि यार सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं लिखूं तो आई कैन टर्म इट एज द सेल मेम्ब्रेन एज elastic,
membrane is elastic, it is dynamic, it is सेमी फ्लूइड। इलास्टिक है, डायनेमिक है, सेमी फ्लूइड है, ओके, विच कवर्स द इनर एंड द आउटर साइड ऑफ द सेल। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से बनी है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट्स इलास्टिक, डायनेमिक एंड सेमी फ्लूइड। Cell membrane is made up of various components like components of cell membrane. See, अभी I'm talking about cell membrane. In the next lecture we will talk about the cell wall. ठीक है, ये पता होना चाहिए कि यार cell membrane जो है it's a living component while cell wall is the dead component. समझ में आ रहा है? ओके, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग व्हाइल द सेल वॉल इज डेड। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं सेल मेम्ब्रेन के, तो द कंपोनेंट्स आर, देयर आर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर प्रेजेंस ऑफ component lipids, there is presence of carbohydrates, sugars, there is association of enzymes and there's association of water. तो अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं या सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, तो इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स एंड वाटर। ठीक है, गेटिंग इट? सो नाउ विल डिस्कस ईच ऑफ देम। तो अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं, तो प्रोटीन टेक्स अप 20 to 70% of the cell membrane. It comprises constitutes how much? 20 to 70% of the cell membrane. ठीक है? Now these proteins are differentiated on the basis of the ability to extract them. Proteins are divided on the basis of availability or on the basis of ease of extraction, on the basis of ease of extraction. जो प्रोटीन्स लोकेटेड है मेम्ब्रेन में, उनको कौन से बेस पे डिफरेंशिएट किया है? सो द बेस इज हाउ इजीली दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। आप कितनी आसानी से उन प्रोटीन को मेम्ब्रेन में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे प्रोटीन्स को क्या कर रखा है? डिफरेंशिएट कर रखा है। जैसे कि वी हैव the proteins which are located on the outer side of the membrane. ठीक है, so outer side of the membrane, तो they are termed as extrinsic proteins या फिर they are termed as peripheral proteins, and there are some proteins which are inside the membrane. तो जो अंदर की तरफ है they are termed as intrinsic proteins or the embedded proteins, or the embedded proteins भी बोलते हैं, और we can also term it as the integral proteins. ठीक है, तो दो टाइप के प्रोटीन्स है। वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ है, वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो द वंस विच आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन दे कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड। सीधी सी बात है, जो सरफेस के ऊपर है प्रोटीन्स लगे हुए, उनको मैं इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो द वंस which are easily extracted are the extrinsic proteins, and these are very hard to extract. These are very hard to extract because they are on the
इंटीग्रल साइड और द इंट्रिंसिक साइड. ठीक है, तो उसके बेसिस पे वी हैव कम अप विद द एक्सट्रिंसिक और द पेरिफेरल और इंट्रिंसिक और द इंटीग्रल प्रोटीन्स. ठीक है, नाउ what proteins, which type of proteins are there in the memory? ठीक है, so we have structural proteins. We have structural proteins which serves as the backbone. We have the structural proteins. These structural proteins are going to serve as the backbone or the main protein that gives the shape or structure to the cell membrane. So those are the structural proteins. Then we have the carrier proteins. These carrier proteins would be useful in the process of transportation. These carrier proteins are going to be used in the process of transport. Okay, they're going to be used for the process of transport. And the third is, कोई प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है या कोई चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है तो उस प्रोसेस में कैरियर प्रोटीन्स काम में आते हैं. And the third is the enzymatic proteins. ठीक है, तो but obviously these are going to work as a biocatalyst. These are going to serve an important role as the biocatalyst or they perform a catalytic activity. So proteins के ये तीन टाइप देख लिया आपने, structural proteins है, carrier proteins है and enzymatic proteins है, and they occupy 20 to 70% of the cell memory. And they are differentiated on the basis of how easily they can be extracted. तो जो extrinsic proteins है, they are easily extracted and the integral proteins are hard to extract. ठीक है? The second component was lipids. So lipid की अगर बात करते हैं, so lipid occupy 20 to 79% of the cell membrane. It occupies 20 to 79% of the cell membrane. कौन से lipids हैं? So lipids की अगर बात करते हैं, so we have cephalin. This is a lipid which is found in the brain tissue. Then we have the lecithin. We have cephalin, we have lecithin. These two are termed as phospholipid. These two are termed as phospholipid. Then we have cholesterol. Then we have cholesterol and galactolipid. And galactolipid. The galactolipid is also known as glycolipid. The galactolipid is also termed as the glycolipid. ठीक है? Getting the whole concept? So cephalin, lecithin are phospholipids, and then we have the cholesterol, galactolipid or the glycolipid, which are present inside the membrane, which are forming the membrane. How much percentage? So 20 to 79% is going to be occupied by the lipids. Then we had the carbohydrates. The third component is carbohydrate. Carbohydrates, or we can also term as the sugars. So carbohydrate की अगर बात करते हैं तो they occupy 1 to 5%. 1 से 5% is occupied by the carbohydrate. We have hexose sugar.
that is fructose. We have the hexose amine, that is fructose amine, that is fructose amine. ठीक है, ये शुगर्स प्रेजेंट है, हेक्सोज अमाइन है एंड फ्रुक्टोज अमाइन है. ओके, एंड फ्रुक्टोज अमाइन है. Along with it, there is also the presence of salic acid. There is also the presence of salic acid. Salic acid is a carbohydrate based sugar, based acid. Salic acid is a carbohydrate based acid. So ये तीन शुगर्स आपको देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे. दैट इज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोसामाइन मतलब हेक्सोसामाइन में ग्लूकोसामाइन भी आता है, एंड दूसरा हेक्सो शुगर्स है, फ्रुक्टोज है एंड सैलिक एसिड. So 1 to 5% that is comprised by the carbohydrates. The fourth component is enzymes. The fourth component is enzymes. ठीक है, सो एंजाइम्स की अगर मैं बात करता हूं तो देर आर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. which are associated with the membrane to carry different enzymatic activity. There are 30 different types of enzymes which are associated with the membrane to carry different enzymatic activities. And fifth was water. Fifth was water. So water comprises of 20%. It comprises of 20% of the cell membrane. ठीक है, so these were the components associated with the cell membranes. Is it clear? So we had proteins, we had carbohydrates, we had lipids, we had enzymes, and we have water. Now, what is the role of the plasma membrane? What is the role of the cell membrane? So there are different roles, but I'll talk about 3 important roles of the cell membrane. 3 important role of the cell membrane. एक जो important role है, that is it keeps the toxic material out of the cell. It keeps the toxic material away from the cell so that the internal activities are not disturbed. I'll put it as cell membrane keeps toxic material or the chemicals out of the cell. Cell membrane keeps the toxic materials out of the cell. This is one important role. Second is cell membrane serves as, or cell membrane consists of receptors and channels. It consists of receptors and channels for various substances to pass through it, from inside to outside or from outside to inside. Those cell membrane consist of receptors and channels for various specific substances. Okay, I'll put the term specific substances to pass through it. ठीक है? And the third important role is
It provides a room. Cell membrane provides a room for biochemical reactions. Important, vital biochemical reactions to occur. एक रूम बन जाता है because of the membrane. Okay, so cell membrane provides a room for vital biochemical reactions to occur without getting them disturbed by the without getting them disturbed from the outer environment. The reaction getting disturbed from outer environment. From outer environment मतलब साइटोप्लाज्म वाला एरिया आ गया. Because of the membrane, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी, that is not going to be disturbed by the cytoplasm. साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल के बाहर है. Reaction to occur without getting the reaction disturbed from the other outer environment. ठीक है, so these are some of the important roles. Cell membrane keeps toxic materials out of the cell. Cell membrane consists of receptors and channels. Toxic materials out of the cell. Cell membrane consists of receptors and channels for various specific substances to pass through it. And the third is cell membrane provides a room for vital chemical reactions to occur without getting the reactions disturbed from the outer environment, that is the cytoplasm. So these are the three important roles of the cell membrane. Clear? Now in the course of time, a lot of scientists, they came up with different models of the cell membrane. In the course of time, different scientists came up with different models of the cell membrane. So we'll talk about them now. One of the model was given by Danieli and Davison. Different models of cell membrane. Of cell membrane की अगर बात करें, so in the year 1935 there came a model which was known as the sandwich model. Sandwich model, or it is also known as the trilamellar model. Sandwich model or the trilamellar model. ठीक है? It was given by Danieli and Davison. Danieli and Davison, and the year was 1935. The year was 1935. ठीक है? This was the first model proposed by Danieli and Davison. Then the second model that came across was the unit membrane model. It was the unit membrane model given by Robertson. Given by Robertson in the year 1959. In the year 1959. ठीक है? And the third model that was given by Singer and Nicholson. That was given by Singer and Nicholson, that came in the year 1972. So we have the
unit or the fluid mosaic model. We have the fluid mosaic model, which came in the year 1972. Which came in the year 1972, and it was given by Singer and Nicholson. It was given by Singer and Nicholson. ठीक है. So ये दो membrane, ये दो मॉडल जो थे, सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दे फेल्ड. ओके, जो मॉडल की अपन बात करते, that is the fluid mosaic model, which was the successful model. ठीक है. So in this lecture I'll be talking about these two models, and in the next lecture we would talk about the fluid mosaic model. ठीक है. We would talk about this in details. ठीक है. But from the competitive point of view we should also be knowing about the two models which did not succeed. तो इसलिए मैं इस लेक्चर में इन दोनों के बारे में बात करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में we would talk about only the fluid mosaic model given by the Singer and Nicholson. ठीक है. So अपन इन दोनों की बात कर लेते हैं. Okay, so I'll talk about the unit membrane and the trilamellar model. Now, the major constraint जो है, that is made up of phospholipids. ठीक है. तो phospholipid की अगर मैं बात करता हूँ तो we have to remember this time कि the phospholipid looks like this. This is the head portion, and this is the tail portion. The head and the tail. ठीक है. एक और बात जो याद रखनी है, that is the head portion is water loving. It is water loving, that is hydrophilic. And the tail portion is hydrophobic. The tail portion is hydrophobic. ठीक है. Phobic is scared of water. The head, this is the structure of a phospholipid. It contains head and tail. The head is hydrophobic and the tail is, the head is hydrophilic and the tail is hydrophobic. एक और चीज आप लिख सकते हो, द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज पोलर. इट इज पोलर. और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इट इज नॉन पोलर. पोलर का मतलब आपको पता होगा, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव. सो द हेड पोर्शन इज पोलर व्हाइल द टेल पोर्शन इज नॉन पोलर. ठीक है. एंड द हेड इज आल्सो हाइड्रोफिलिक, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज इट रन्स अवे फ्रॉम वाटर. It does not like to go towards water. ठीक है. सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. तो अभी अपन फर्स्ट जो मेम्ब्रेन प्रपोज किया गया था, दैट वाज द ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर, उसकी बात कर लेते हैं. सो आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर. It is supposed to be like this. This is membrane I am making. Okay, so आप देख सकते हो लिपिड्स का अरेंजमेंट है, एंड दिस इज अ बायलिपिड लेयर. अगर इसकी लेंथ की मैं बात करता हूं, सो दिस कंप्राइजेस ऑफ 35 आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस कंप्राइजेस ऑफ 35 आर्मस्ट्रॉन्ग. और इसके ऊपर और नीचे देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ proteins. There is also presence of proteins. तो ये पूरा एक मेम्ब्रेन बन गया. This is whole membrane. तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या आ गया? प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए,
ओके और आप यहां देख सकते हो कि अगर इसकी साइज की मैं बात करता हूं, दिस इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो अगर पूरी मेम्ब्रेन की लेंथ की मैं बात करता हूं, ट्राइलेमुलर मेम्ब्रेन की, सो 20 + 20 + 35 दैट गिव्स दी 75 आर्मस्ट्रॉन्ग की उसकी लेंथ है, या फिर आप बोल सकते हो उसकी विड्थ है। ठीक है, सो दिस इज दी ट्राइलेमुलर मॉडल और दी सैंडविच मॉडल। अब ट्राइलेमुलर क्यों बोला इसको? बिकॉज इट हैज 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज protein, second layer is made up of lipid and the third layer is again made up of protein. तो 3 layers आ गए, protein, lipid and protein. So that is the reason it is termed as trilamellar. The first point I'll put it as the protein and lipids are distinctive. Are distinct. Easily आप देख सकते हो। Okay, you can differentiate between them because they are easily visible. अगर width की बात करते हैं, so the width is 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो अरेंजमेंट है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, ये काफी सिमेट्रिकल। द अरेंजमेंट इज वेरी वेरी सिमेट्रिकल। और जहां जो प्रोटीन्स यहां पे यूज होते हैं, दोज आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, those are alpha globular proteins. They can also be termed as hydrated proteins. अब यहां पे जो बात याद रखनी है, that is ये जो प्रोटीन अपन ने यहां पे दिखा रखे on the head of the phospholipid, those proteins are tertiary proteins. Those proteins are tertiary proteins. Proteins के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो ये जो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन एसोसिएटेड है ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर में, दैट इज अ टर्शियरी प्रोटीन। ठीक है, सो वी हैव प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर डिस्टिंक्टिव, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग उसका विद है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, alpha globular proteins present है which are tertiary proteins, they are also the hydrated proteins. ठीक है, clear, simple and easy. So size की बात करते हैं, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग for the proteins and 35 आर्मस्ट्रॉन्ग for the bilipid layer. Bilipid layer इसलिए मैं बोल रहा हूँ because ऊपर की तरफ भी लिपिड है, नीचे की तरफ भी लिपिड है, इसलिए it is termed as bilipid layer. Clear है? So this was the trilamellar structure or the sandwich structure. Sandwich इसलिए क्योंकि ऊपर प्रोटीन्स है, नीचे प्रोटीन्स और बीच में बायोलिपिड लेयर है, तो आप सैंडविच मॉडल भी बोलते हो। क्लियर? ओके, सो नाउ आई टॉक अबाउट द अनदर स्ट्रक्चर दैट वाज द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर गिवन बाय रॉबर्टसन। दिस वाज गिवन बाय डेनेली एंड डेविसन। ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में। सो नाउ विल टॉक अबाउट द unit membrane structure. Unit membrane structure, which was given by Robertson. तो almost the setup is same. Okay, proteins यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो प्रोटीन्स अवेलेबल है, दिस आर बीटा प्रोटीन्स, तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। यहां पे जो प्रोटीन्स अवेलेबल है, दोज आर बीटा प्रोटीन्स एंड दैट इज द रीजन दे हैव अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। They have a sheet like structure, so they're going to look like this. Getting the difference? वहां पे मैंने ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाए थे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? इट्स अ शीट लाइक स्ट्रक्चर एंड द प्रोटीन्स आर बीटा प्रोटीन्स. ओके, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में कि यार
proteins and lipids are distinctive. Proteins and lipids are distinct. Proteins and lipids are distinct. सेकेंड चीज मैं डाल सकता हूं, विथ की अगर बात कर रहे थे तो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग यहां पे भी देखने को मिलेगा. ठीक है. अब एक डिफरेंस यहां पे आ जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बीटा प्रोटीन्स द स्ट्रक्चर बिकम्स asymmetric. Because of the presence of the beta proteins, this structure becomes asymmetrical. This presence of beta proteins, which are secondary proteins, which are secondary proteins. ठीक है. अच्छा, अगर ये मेम्ब्रेन है तो मैं कंसिडर करता हूं दिस इज द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर साइड. तो इनर साइड में क्या आ जाएगा, दिस सरफेस वुड बी फेसिंग द साइटोप्लाज्म, है ना, और वो जो बाहर का है दैट इज गोइंग टू फेस द आउटसाइड ऑफ द सेल. अब होता क्या है कि यानी केस में जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड है उसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ शुगर एज वेल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, तो इसीलिए जो प्रोटीन्स which are located on the outer side are termed as mucoid proteins and the ones which are associated on the inner side are termed as the non-mucoid proteins. ठीक है, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं दिस प्रेजेंस ऑफ लेट्स से ऑफ शुगर्स ऑन द आउटर साइड. ठीक है, जिसकी वजह से वी टर्म इट एज दी outer proteins have attached sugar. Okay, इसलिए we term it as the mucoid proteins. They are going to be termed as mucoid proteins. ठीक है, and the ones which are on the inner side, the inner proteins, do not have attached sugar. So because they do not have the attached sugar, नीचे अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म वाले जो प्रोटीन्स है की तरफ फेस कर रहे जो प्रोटीन्स उनके पास शुगर अटैच नहीं है. So it is termed as non-mucoid sugars, non-mucoid proteins. So now you can see the difference. जो पहला वाला स्ट्रक्चर आपने देखा ट्राइलेमुलर, उसमें इस तरीके का सेटअप नहीं था प्रोटीन्स का, और यहां पे शुगर्स भी अटैच नहीं थे, विच इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर गिवन बाय रॉबर्टसन. अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू कैन सी ऑन द आउटर साइड, बाकी तो सब सेम ही अंदर का. नाउ द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स. ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करता हूं यानी केस में, तो लेट्स पुट इट डाउन. जो मेम्ब्रेन की यहां पे मैंने साइज बताई थी दैट वाज 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, बट जो साइज इट कीप्स वैराइंग फ्रॉम 50 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है बिकॉज देयर इज नो कंफर्म साइज अवेलेबल. दूसरी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे अपन बात कर रहे थे कि द आउटर साइड इज द पोलार, द इनर साइड इज नॉन पोलार, या फिर इनर साइड इज हाइड्रोफोबिक. तो हाउ वुड अ पोलार सब्सटेंस पास थ्रू इट. जो अभी अपन ने बात करी कि जो हेड होता है वो पोलार होता है और जो टेल होती है वो नॉन पोलार होती है, हाइड्रोफोबिक होती है. तो अगर कोई कंपोनेंट पास होने की कोशिश करेगा विच इज पोलार, हाउ वुड इट पास थ्रू इट. सो द ड्रॉबैक्स. अभी अपन क्या बात कर रहे थे कि यार आउटर साइड पोलार है और अंदर हाइड्रोफोबिक है. यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है,
तो अगर कोई पोलर सब्सटेंस, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल को पास होना है तो यस वाटर मॉलिक्यूल यहां तक तो आ जाएगा, हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन तक वो पहुंच जाएगा, बट जो बीच वाला पोर्शन था हाइड्रोफोबिक, उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज हाइड्रोफोबिक, इट वॉन्ट अलाउ दी वाटर मॉलिक्यूल टू पास। तो वाटर मॉलिक्यूल पास कैसे करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन दोनों जो डायग्राम्स थे बाय रॉबर्टसन एंड डेविसन उसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आई कैन पुट इट एज कुड नॉट, और इट डज नॉट एक्सप्लेन the passage of polar substance through membrane। समझ में आ गया ना, बिकॉज द सेंटर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, तो पोलर सब्सटेंस को पास होने में काफी प्रॉब्लम होगा। मेम्ब्रेन साइज कीप्स ऑन वेराइंग, मेम्ब्रेन साइज 50 to 100 Armstrong है। And the third point is, according to the two diagrams, the membrane is static। Static का मतलब does not show any type of interest or movement or functionality। According to the structures or according to the diagrams given by रॉबर्टसन एंड डेनेली एंड डेविसन की जो मेम्ब्रेन होती है उनके हिसाब से ये स्टैटिक है। स्टैटिक इज इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और रिएक्शन और डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट, दैट इज स्टैटिक, ठीक है। बट इन ट्रू सेंस मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं होती। मेम्ब्रेन हैज सो मेनी फंक्शंस, मैं ब्लू में लिखता हूं, मेम्ब्रेन कैन रिपेयर इटसेल्फ, membrane helps in transport, okay, membrane shows contraction, it shows relaxation, it shows selection of material to pass through it। मतलब a membrane is performing a lot of functions which were not proved by the previous scientists। उनके हिसाब से मेम्ब्रेन क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। जो अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्लूइड मोसेक मॉडल, उसके हिसाब से द मेम्ब्रेन हैज दिस मेनी क्वालिटीज जो प्रीवियस साइंटिस्ट लोग ने एक्सप्लेन नहीं करी थी, तो इसलिए ये ड्रॉबैक हो गया। सो देयर आर 3 ड्रॉबैक्स। वन इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज ऑफ पोलर सब्सटेंसेस टू द मेम्ब्रेन। The second is the membrane size, that is 50 to 100 Armstrong। अभी जो अपन ने डायग्राम्स बनाए थे उसमें I mentioned the size is 75 Armstrong। And the last is the membrane is static according to the scientist, according to the previous research, but that is not the fact। The membrane has a lot of characteristics, ठीक है। So in the next lecture we will move and we'll talk about the structure, membrane structure, which was given by Singer and Nicholson, and it is termed as the fluid mosaic model, ठीक है। So जितना भी मैंने आज कराया है that is related to the previous models which were not successful, which had the drawbacks। अभी आगे जो अपन डिस्कस करेंगे that is we are going to talk about the successful models, ठीक है। So I'll keep this much for the lecture, okay, चलो बाय बाय।